नमस्कार बच्चों, आज हम शेखावाटी मिशन 100 परीक्षा 2022 के लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार एक बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। टीम का ये प्रयास कई सालों से जारी है और इस कंटेंट को याद कर बच्चों ने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। नोट्स PDF को लेके आए हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। सामाजिक विज्ञान हमारा जो विषय होगा वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और अपना जो पीरियड होगा पेपर का वो होगा 2 घंटे और 45 मिनट का। पूर्णांक होगा हमारा 80। तो ज्ञान के जो उद्देश्य से पूछे जाएंगे वो प्रश्न होंगे। अंक होगा 28 नंबर का, प्रतिशत होगा 36, अवबोध वाले होंगे 32 अंक भार वाले और 40% अभिव्यक्ति और ज्ञान उपयोग वाले होंगे वो 16 और 10%। मौलिकता और कौशल ये जो हमारा मैप वाला होगा वो 4 नंबर का होगा और प्रतिशत के रूप में होगा 6%। इस प्रकार से हमारा 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा जिसकी रूपरेखा हमने देख ली ऊपर। अब प्रश्नों का प्रकार देख लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 प्रश्न होंगे अपने, प्लस 6 जो प्रश्न होंगे वो रिक्त स्थान वाले होंगे। इस प्रकार टोटल 18 प्रश्न होंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 12 होंगे, वो भी 1 नंबर वाले ही होंगे। लघुत्तरात्मक फर्स्ट में होंगे 13, वो होंगे 2 नंबर वाले। और लघुत्तरात्मक सेकंड में होंगे 4 प्रश्न जो होंगे 3 नंबर वाले। और जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो 3 होंगे, वो होंगे 4 नंबर वाले। इस प्रकार कुल हमारा 80 नंबर का पेपर आने वाला है। तो इसकी आंतरिक जो योजना देख लेते हैं कि विषय जो वस्तु है उसका अंक भार किस प्रकार से होगा, कौन सा पाठ कितने नंबर का आने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये दोनों पाठ हैं, ये जो चैप्टर हैं ये 7-7 नंबर के होंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये 6 नंबर का। संसाधन एवं विकास 4 नंबर का। वन्य जीव संसाधन 4 नंबर। जल संसाधन 4 नंबर। कृषि 4 नंबर। खनिज ऊर्जा संसाधन 4 नंबर। सत्ता की साझेदारी 4 नंबर। संघवाद 4 नंबर। लोकतंत्र और विविधता ये भी 4 नंबर का। जाति संघर्ष और लैंगिक मामले 6 नंबर का। जल संघर्ष और आंदोलन ये अपने 4 नंबर का। जाति संघर्ष और लैंगिक मामले 5 नंबर का। जल संघर्ष और आंदोलन है ये 4 नंबर का। विकास है ये 5 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं ये 5 नंबर का। मुद्रा और साख जो हमारा पाठ होगा वो 5 नंबर का होगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था होगी वो 6 नंबर का। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, तो इसको हमने देख लिया है कितने प्रश्न कितने नंबर के आने वाले हैं। 30 प्रश्न अपने 1-1 नंबर के आने वाले हैं जो स्कोरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 नंबर हम छोटे प्रश्नों से या 1 नंबर वाले प्रश्नों से बना सकते हैं। तो कक्षा 10 भूगोल जो अपना सब्जेक्ट है या एक अपनी बुक है उसका पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। इसके 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं इसको। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है, यानी पवन है, हिमनद दिया हुआ है, जल है और खनन है। तो पवन हवा नहीं है मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक। दूसरा जो प्रश्न है अपना, नवीनीकरण संसाधन नहीं है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। पवन ऊर्जा है, पवन है, वन्य जीव है और लोह धातु है। तो हमारा आंसर है वो हो जाएगा लोह धातु। लोह धातु हो जाएगा। पहला जो प्रश्न हम एक बार दोबारा देखते हैं। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है, तो पवन यानी हवा से मिट्टी अपनी जगह से छोड़ देती है। हिमनद यानी जल से भी, जल खनन से नहीं होगा। नवीनीकरण संसाधन नहीं है, नहीं ढूंढना है।
तो पवन ऊर्जा, पवन, वन्य जीव ये सब नवीनीकरण संसाधन है, लोह धातु नहीं है। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। पहला हमारा प्रश्न है तो पवन है, हवा भी है, जल भी है, हिमनद भी है, खनन नहीं है, वो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर वाले। नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है तो पवन ऊर्जा, वन्य जीव, वन ये सब हैं, लोह धातु नहीं है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है वन लगाकर, रेतीले टीलों पे कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, नियंत्रित पशुचारण यानी पशुचारण को नियंत्रित करके भी इसको सुलझाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कपास मृदा या रेगर मृदा या काली मिट्टी, 3 नाम होते हैं इसके। इस तो नाम से जानी जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास मिट्टी, रेगर मिट्टी का जो नाम है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? समोच्च कृषि कर दें या जुताई कर दें, पट्टीदार कृषि कर दें, सोपानी कृषि कर दें। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग में नहीं, उनका उपयोग नहीं हो किया जा सकता है या कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? संभावी संसाधन। तो संसाधनों के प्रकार हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार के संसाधन हैं। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं। कौन सी मिट्टी है या कौन सी मृदा है जो नवीन जलोढ़ कहलाती है? तो इसमें खादर, बागर, तराई, भाबर, तो ये खादर है, ये नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। सतत संपोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये शहर अपना है रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील का शहर था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। 1992 में हुआ था सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। पुरानी जलोढ़ मृदा यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। नई जलोढ़ मृदा को हमने ऊपर देख लिया, खादर कहलाती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? बागर कहेंगे। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार कितने प्रतिशत है? 33% है या 25% है? तो 33% है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उसे कौन सी भूमि कहेंगे? प्रतिभूमि कहेंगे। मृदा की ऊपरी परत जल के साथ बह जाती है तो उसे कौन सा अपरदन कहेंगे? चादरी कहेंगे या अवनालिका? तो चादरी अपरदन कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में रिक्त स्थान में चादरी अपरदन भर देंगे। अब हमारे प्रश्न हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित हो और मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी हो वो सब संसाधन कहलाती हैं। मनुष्य जीवन के उपयोग में आने वाली चीज़ें होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। समाप्यता के आधार पे यानी समाप्त होंगे या बने रहेंगे इसके आधार पर संसाधनों के प्रकार के उदाहरण देने हैं। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन ये 2 प्रकार हैं। तो संसाधनों के प्रकार हमें ध्यान होने चाहिए। तो नवीनीकरण संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल और वन ये सब नवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, धातुएं ये सब अनवीनीकरण संसाधन है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। निम्न जो भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है उसको सुलझाने के 2 उपाय बताने हैं। भूमि निम्नीकरण को कैसे दूर कर सकते हैं? तो ये वृक्ष लगाकर, वन रोपण करके या चारागाहों को उचित प्रबंधन करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
परीक्षा नज़दीक है। आपके भविष्य को देखते हुए, आपके हित को देखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन कंटेंट डाले जाएंगे और डाले जा चुके हैं। अतः आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है मृदा अपरदन, या मृदा का जो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना अपरदन कहलाता है, उसको रोकने के 2 उपाय लिखने। तो इसके लिए हमें समुच्चय कृषि करके, सीढ़ीदार कृषि करके, समुच्चय कृषि कर दें, सीढ़ीदार कृषि कर दें और पट्टीदार कृषि कर दें, या फसलों के बीच घास की पट्टियां लगा दें। ये सब तरीके हैं, उससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा को संरक्षित करना या उसकी गुणवत्ता को बचाए रखना क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा क्षमता बनाए रखने एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। क्यों? जलोढ़ मृदा में पोटास या फास्फोरस और चूने की जो मात्रा है अधिक तथा हुमस की मात्रा पाई जाती है, जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। एजेंडा 21 क्या है? वही सतत संपोषणीय विकास से संबंधित 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, उसमें एजेंडा 21 तय किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। भूमंडलीय जो सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील एक देश है, वहाँ का एक शहर है ये रियो डी जेनेरो, उसमें हुआ था ये सम्मेलन 1992 में, जो अति महत्वपूर्ण था। और इसमें 21 जो सिद्धांत थे वो तय किए गए थे, उन्हें एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। जैव और अजैव संसाधनों में अंतर लिखिए। जैव मंडल में प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे वनस्पति, कृषि। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त जो संसाधन हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातु है, पवन है, मिट्टी है। ये अजैव संसाधन या निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को बचाना, भविष्य के लिए बचाए रखना। संसाधन सीमित हैं, उनका समुचित उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाकर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वह है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। शेखावाटी मिशन का दूसरा चैप्टर है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। अत्यंत विश्वसनीय प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार अपना ये PDF है, जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं हमारे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 24.56% हमारा वन क्षेत्र है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24.56%। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, तो ये साल बतानी है। 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई, तो 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान के अलवर में सरिस्का बाघ परियोजना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई है? चिपको आंदोलन जो अति महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, तो ये उत्तराखंड में पेड़ों को या पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया गया। 1973 में शुरू किया गया ये आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? संयुक्त वन प्रबंधन तो 1988 में। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पे हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां जो लुप्त होने के कगार पे होती हैं उन्हें कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर संघन वन है?
संघन वन बताने हैं। तो 12.4% ही हमारा क्षेत्रफल है, 12.4% ही ऐसा क्षेत्रफल है जिस पे संघन यानी गहरे वन हैं। तो भैरव देव डाकव सेंचुरी राजस्थान के कौन से जिले में है? भैरव देव डाकव सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनको विविधता कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिक्त स्थान वाले में, उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो हमारे खालिस्तान में झूम शब्द आ जाएगा। किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो प्रजाति हैं उन्हें जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें जैव ऑप्शन आ जाएगा। IUCN द्वारा निर्धारित, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, IUCN द्वारा निर्धारित संकटग्रस्त जातियों का उल्लेख रेड डाटा बुक है उसमें किया जाता है। तो रेड डाटा बुक आ जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने रिजर्व क्षेत्र हैं वो घोषित किए हैं। तो रिजर्व क्षेत्र आ जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी खालिस्तान है तो गोडावण आ जाएगा। हिमालय का यव वृक्ष किसको कहते हैं या किन राज्यों में पाया जाता है? हिमालय के यव वृक्ष हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मिलान वाला, एक तरफ उद्यान है और एक तरफ राज्य है। तो कार्बेट उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क है, उसको मिलान करेंगे हम उत्तराखंड से। सुंदरवन है उसको पश्चिमी बंगाल से। बांधवगढ़ है उसको मध्य प्रदेश से। और सरिस्का वन्य जीव विहार है वो राजस्थान में अलवर में। तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जैव विविधता को परिभाषित करना है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो विविधता होती है या कई प्रकार के होते हैं उन्हें जैव विविधता कहते हैं। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखने हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करके, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य घोषित करके हम वन्य जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रबंधन के आधार पर भारत में वनों के प्रकार बताने हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार के वन हैं। इनके नाम याद रखें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। जैव विविधता मानव के लिए क्यों उपयोगी है? प्रकृति में खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। बांघ परियोजना पर टिप्पणी लिखनी है। बांघ परियोजना जो 1973 में चली थी, बांघों में निरंतर गिरावट हो रही थी उनको बढ़ाने के लिए। तो भारत में बांघों की निरंतर गिरती संख्या को बचाने के लिए 1973 में बांघ परियोजना चलाई गई थी। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसकी साल भी पूछी जा सकती है। बाघ परियोजना क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो लागू की गई जिसके तहत बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए। रेड डाटा पुस्तक क्या है जो ऊपर आ चुकी है अपने। संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख करने के लिए IUCN द्वारा जारी एक पुस्तक है जिसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन भी और वनों में रहने वाले जीव भी बचाने क्यों आवश्यक हैं? तो इनके संरक्षण से पारिस्थितिकी जो विविधता है वो बनी रहती है तथा हमारे जीवन में जो साध्य संसाधन है जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। इनके संरक्षण से विविध प्रजातियों का आवास स्थायी रहता है जिससे जैव विविधता बनी रहती है। तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखने के लिए वन भी और वन्य जीव भी दोनों का संरक्षण आवश्यक है। वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाने के उपाय लिखने हैं।
संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए संरक्षण परियोजना बनाई जाए तथा उनके संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किए जाएं। शेखावाटी मिशन पीडीएफ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल कर लिए। हालांकि कुछ शब्द हार्ड थे, अपने मुश्किल थे, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावते शिल्पे पड़त निशान। अभ्यास से सब कुछ संभव है। जो प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, उन्हें लिख लिख के याद करें। एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए बेहतर कंटेंट डाले जा रहे हैं, डाले जा चुके हैं और डाले जाएंगे।